Okay, so today we will solve some questions which are asked in previous year of NET or NET or GATE examination. So first question is that among the elements zinc, gallium, germanium, arsenic, that one with the lowest first ionization energy. तो अपने को क्या करना है कि we have to find out the order of lowest ionization energy, ionic potential या ionization एनर्जी अपने को फाइंड आउट करना है. सो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जनरली अपन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द आयनाइजेशन एनर्जी स्ट्रेन. सो फर्स्ट है आर्सेनिक, देन इट इज गैलियम, देन इट इज जिंक एंड देन इट इज जर्मेनियम. ओके, सो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए. एंड NP3 क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है. सो NP3. गैलियम का क्या है? ये बोरोन वाली फैमिली से बिलोंग करता है. सो इसका क्या होगा? NS2 NP1. ओके, NS2 NP1. इसका क्या होगा? 3D10 एंड 4S2. जर्मेनियम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली. सो दैट्स व्हाई इसका क्या होगा? NS2 and NP2 like this. Okay, so now you can easily tell कि किसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी. देखो इस केस में क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये जो NP3 है, NP3, इस केस में ये क्या है? हाफ फील्ड है. अगर ये हाफ फील्ड है तो क्या होगा? हाफ फील्ड and full fill orbitals are more stable and they have maximum stability. So that's why ये क्या होगा? स्टेबल होगा. So इसमें से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बिकॉज आयोनिक एनर्जी जो होती है वो क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल या आयोनिक एनर्जी की जो गैसेस स्टेट होती है एटम एटम की, उसमें से वैलेंसी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो अगर स्टेबल होगा तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. सो दैट्स व्हाई आर्सेनिक का तो क्या हो गया? NP3 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है. सो दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल. सो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होगा. नाउ कम टू द जिंक. इसमें भी अगर आप देखोगे 3D इज फुल फील्ड, 4S इज फुल फील्ड. सो दैट्स व्हाई इसका आयनिक पोटेंशियल भी हाईएस्ट होगा. अब रहे दो केस आपके पास, NS2 NP1 and NS2 NP3 NP2 NP1 and NP2. तो अब इन दोनों केसों में जस्ट यू नीड टू यूज योर माइंड कि ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके NS2 में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इसके पास फुल फिल ऑर्बिटल हो गया वैलेंसी शेल का. ओके, सो वन इलेक्ट्रॉन इट कैन रिमूव वन इलेक्ट्रॉन एंड गेट stability. In this case it has two options. Either it will gain one electron, so it will complete its half filled electronic configuration, और या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल के NS2 में चेंज होगा और स्टेबिलिटी लेगा. राइट. सो इन दोनों केस में कौन सा इजी रहेगा? सो जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट. सो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है यहाँ पे ओनली और स्टेबिलिटी मिल रही है, और इस केस में क्या दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और स्टेबिलिटी मिल रही है. राइट. सो इस केस में क्या होगा कि ये जो होगा जर्मेनियम, ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ले लूं जिससे मैं स्टेबल हो जाऊंगा. कोई भी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करना नहीं चाहेगा अपने में से. सो दैट्स व्हाई क्या होगा? गैलियम क्या करेगा कि इजीली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा तो इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी लेस.
क्या सबसे लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी, लोएस्ट एनर्जी। सो आंसर इज गैलियम इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इट इज सेइंग द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज द लोएस्ट फॉर। वापस अपने को वो सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है जो कि किसमें सबसे ज्यादा सबसे कम होगी, लोएस्ट एनर्जी मतलब इजीली कौन इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर पाएगा। सो फर्स्ट अपन लेते हैं ब्रोमाइड लेते हैं। सो ब्रोमाइड क्या हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो NH2 NP5 सिंपल। सेलेनियम क्या करता है, NH2 ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, NP4। देन फॉस्फोरस क्या है, NH2 NP3। आर्सेनिक क्या है, ये भी फॉस्फोरस फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली से, तो NH2 NP3। ओके, सो इस केस में क्या रहा, देखो ये NP5 यानी कि ये क्या करेगा, अगर मैं एक्सप्लेन करूं ऐसे, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। अब सेकंड केस में क्या है, पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो 1 2 3 एंड 4। तीसरे में क्या है, हाफ फील्ड है, कॉन्फ़िगरेशन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पे पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई phosphorus and arsenic both are half filled and more stable, or they have good stability, right? So इस केस, इन दोनों के केस में तो क्या होगा, आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा ही होगा बिकॉज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके और इसके केस में अपने को देखना है। अब इस केस में क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा बिकॉज इट हैज ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है ना। सो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर इट वांट टू गेट स्टेबल। बट इस केस में क्या है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या कौन सा आ जाएगा, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हाफ फील्ड वाला। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो हाफ फील्ड आएगा, तो ये फटाफट ही चाहेगा कि स्टेबल हो जाऊं मैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में, सो दैट्स व्हाई इट विल इजीली रिमूव इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p cell, so that's why its first ionization potential will be lowest, that's why answer would be second. Now come to the third answer, third question कि आपको क्या टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपको क्या करना है, मैच करना है आपस में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए कि ये जो दिया हुआ है उसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंसीडर द फॉलोइंग सल्फर डोनर एटम bearing bidentate ligand where X and name of ligands are given in following column. Okay, so अब ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको और आपको इसमें क्या है कि करेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट है NR2 ग्रुप, सेकंड है OR ग्रुप, O माइनस ग्रुप एंड SR ग्रुप, और लिगेंड के नेम है डाइथायोकार्बोनेट, डाइथायोकार्बोमेट, देन जेंथेट, देन थायोजेंटेट। तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। तो डाइथायोकार्बोनेट में क्या होता है, जैसे कार्बोनेट होता है HCS डबल बॉन्ड O, ये होता है थायोकार्बोनेट का स्ट्रक्चर, नेगेटिव नेगेटिव। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, नॉट थायो थायोकार्बोनेट का, ओके दिस इज थायोकार्बोनेट, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन गो हियर एंड दिस बॉन्ड। ओके, सो अपने को क्या देखना है, इस केस में अपने को क्या देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस से मैच होते हैं, लिगेंड जो है वो।
सो फर्स्ट क्या है आपके पास, डाइथायोकार्बोनेट। सो डाइथायोकार्बोनेट का क्या होता है, O double bond C, this is S and this is S, negative negative. So if we see its resonating structures, then this negative charge can be shifted here and this bond can be shifted here. So it may be like this due to its resonating structure. Okay, so now O negative, it has O negative, right? This is the O negative. So C belongs to 1 डाइथायोकार्बोनेट कार्बोनेट। सेकंड है डाइथायोकार्बोमेट। इस केस में क्या होता है कि ये जो होता है आपके पास डाइथायोकार्बोमेट में स्ट्रक्चर इसका जैसे क्या होता है, एन आर आर देन सी डबल बॉन्ड एस देन एस आर, ठीक है ना। ये होता है डाइथायोकार्बोमेट, डाइथायोकार्बोमेट का स्ट्रक्चर। सो इस केस में क्या हो रहा है, डाइथायोकार्बोनेट के केस में क्या हो रहा है, एस NR2 यूनिट आ रही है। कौन सी यूनिट आ रही है, NR2 यूनिट्स। सो दैट्स व्हाई NR2 यानी कि फर्स्ट विल बिलोंग टू सेकंड। So first will belong to second and second will belong be this thiocarbonate मतलब C belongs to 1, this is the C belongs to 1. So easily we can predict कि यही इसका आंसर होगा। थर्ड है जेनथेट, इसको भी आप समझ लो। जेनथेट का फॉर्मूला क्या होता है, जेनथेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर ओ सी डबल बॉन्ड एस देन आर एस आर डैश या एस एस आर, सॉरी। ओके, सो दिस इज द जेनथेट। जेनथेट में क्या आ रहा है, ओ आर आ रहा है, राइट। दिस इज द आर ओ या ओ आर। सो बी इज थर्ड वन। देन एस आर और लास्ट क्या बचा अपने पास, थायोजेनथेट। तो थायोजेनथेट का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस सी एस टू एंड आर। सो आर एस unit belongs to thiogentate, this is R. So that's why SR belongs to thiogentates and answer will be A2 B third C1 D4. So that's why third option is the, sorry, first option is the right option for this question. Next question is, which of the following pair has the highest difference in their first ionization energy? वापस से ionization energy का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन में किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। सो अपने पास पेयर कौन सा है, जीनोन एंड सीजियम, राइट। देन कौन सा है, क्रिप्टोन एंड रूबिडियम। देन कौन सा है, आर्गन एंड पोटेशियम। देन नियोन एंड सोडियम। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड अगर अपन इफ वी मूव डाउन इन द ग्रुप, देन डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट देखो, जिनोन, क्रिप्टोन, आर्गन एंड नियोन, इसका अगर अपन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट नियोन देन आर्गन देन क्रिप्टोन एंड देन जीनोन। सो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा नियोन का, क्योंकि जब अपन नीचे मूव करते हैं तो डिक्रीज होता है, राइट। तो इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं तब इंक्रीज हो रहा है। दिस इज वेरी सिंपल। तो नियोन का सबसे ज्यादा होगा, देन आर्गन का, देन क्रिप्टोन का, देन जिनोन का। अब इस केस की बात करो, अब इस केस में क्या हो रहा है, अगर इसको अपन पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं तो क्या होगा, सोडियम सबसे पहले ऊपर, देन पोटेशियम, देन रूबिडियम, देन सीजियम। तो इस केस में क्या डिक्रीज हो रहा है, राइट। अगर इस केस में भी डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा,
सबसे ज्यादा हो गया इसका, उसके बाद इसके साथ आ गया है सोडियम। सो दैट्स वाई अगर इन दोनों का अगर अपन आयनिक पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो आएगा नियोन एंड सोडियम के, क्योंकि सोडियम नियोन का क्या है, सबसे हाईएस्ट है आयनिक पोटेंशियल, राइट। आयनिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका, नियोन का। और सोडियम क्या है, मेटल है, और इसका भी आयनिक पोटेंशियल इनके कंपेयर में सबसे ज्यादा है, बट नियोन का कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में आएगा, नियोन एंड सोडियम। सो दैट्स व्हाई आंसर इज फोर्थ इज द राइट आंसर। Fifth question, the electronegativity difference is the highest for the pair। यानी कि अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसकी तरफ बॉन्ड पेयर को ये खींचता है कोई भी एटम, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो उसका अपने को हाईएस्ट डिफरेंस देखना है इन पेयर्स में। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, लिथियम एंड फ्लोराइड, देन पोटेशियम एंड फ्लोराइड, देन सोडियम एंड फ्लोराइड, देन लिथियम एंड फ्लोराइड। अगर अपन मेटल कौन से हुए इसमें, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, दिस इज द लिथियम, दिस इज द पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे आएगा सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम, राइट। सो ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। सो लिथियम और अगर पोटेशियम का कंपेयर करें तो मेटेलिक करेक्टर किसका ज्यादा है, पोटेशियम का। और जिसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और अगर अपन इफ यू मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स अगर अपन को पता है तो अपन पता है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, वाइल अगर मूव करेंगे टॉप टू बॉटम और ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूव करेंगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दैट्स व्हाई पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। अब अपने को पता फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी, तो सबसे डिफरेंस भी सबसे ज्यादा किसमें आएगा, वेरी सिंपल, के एंड एफ के पेयर में। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस question. Sixth number question says that the size of the d orbital in silicon, phosphorus, then sulfur and then क्लोरीन। अब इसमें साइज बताना है अपने को डी ऑर्बिटल की, जस्ट डी ऑर्बिटल इसलिए इसलिए डाला कंफ्यूज करने के लिए कि दो डी ऑर्बिटल की साइज क्या होगी। सो अपने को पता है अगर अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव, यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज होता रहता है और साइज डिक्रीज होती रहती है। तो अगर अपन इसको अरेंज करें तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, दिस इज द राइट ट्रेंड है ना, कि मूव कर रहे हैं अपन लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हो गई, सिलिकॉन की, देन फॉस्फोरस की, देन सल्फर की एंड देन क्लोरीन की। तो बस यही तो ऑर्डर लगाना है आपको, सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so seventh questions ask that among the following pairs, oxygen, sulfur, this is oxygen, this is sulfur, this is nitrogen, this is phosphorus, this is phosphorus, this is arsenic, this is chlorine, and this is iodine. So इसमें इसने क्या पूछा, those in which first ionization energy differs by more than 300 kilojoule per mole, 300 kilojoule per mole। ओके, तो 300 बहुत ज्यादा अमाउंट है,
सो इसने यही पूछा है कि ज्यादा किसमें डिफरेंस होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में। अगर इसका अपन ऑक्सीजन सल्फर देखें तो इनका क्या है, 2p4 है, तो 3p4 है। देन इसका इसका देखें अपन, इसका 2p4, मतलब ये ऊपर वाला p4 में आ रहा है, नीचे वाला p3 में आ रहा है, ये भी p3 में आ रहा है और ये p5 में आ रहा है। ओके, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है p में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस आर्सेनिक में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में भी p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन सल्फर में p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने पूछा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस किस के बीच में होगा। देखो, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये क्या है, ये आ रहा है ऑक्सीजन सल्फर, जस्ट सेकंड में आ रहा है ना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड देन आर्सेनिक यहाँ आ रहा है। देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यहाँ आ रहा है। अब इसने अपने से डिफरेंस पूछा है। सो ऑक्सीजन एंड सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके कम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है तो डिक्रीज होती है। अगर डिक्रीज हो रही है तो इनकी सबसे ज्यादा ही होगी, और ज्यादा है तो इनका डिफरेंस भी ज्यादा ही होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे, यानी कि इनकी एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, क्योंकि पास पास में आ रहे हैं, सो दैट्स वाई इसका क्या हो गया, इसका भी ज्यादा हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन में भी np3 है, इसमें भी np3 है, तो दोनों की एनर्जी तो बहुत ज्यादा ही होगी। np3 np3 हाई लेस, सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, सो दैट्स व्हाई इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। थर्ड ऑप्शन आ रहा है अपने पास फास्फोरस और आर्सेनिक। अब फास्फोरस एंड आर्सेनिक के केस में क्या है, इसकी तो ज्यादा होगी बट इसकी साइज क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस केस में। इस केस में 3D में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, बट इस केस में क्या है, 3D में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होता है, इसकी साइज बढ़ जाती है। अगर ये साइज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर पाएगा। अगर इजीली रिमूव कर पाएगा तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस इतना नहीं रहेगा, राइट। सॉरी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में, सो ये इजीली रिमूव कर पाएगा, इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होगी। सो दैट्स व्हाई इसकी तो ज्यादा होगी बट इसकी बहुत कम होगी। तो दैट्स व्हाई फास्फोरस और आर्सेनिक, ये वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाता है। देन होता है क्लोरीन एंड आयोडीन। ये भी सेम, आयोडीन में क्या 4D 5D तक ऑर्बिटल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या इसकी साइज बहुत बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए बहुत ईजी है। बट क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, राइट। सो सो दैट्स व्हाई अगर इसका ऑप्शन देखें अपन, तो ए भी सही है और बी भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, come to the question number 8, identify the correct statement about the electronegativity of groups given below। तो इसका आंसर, एक्चुअली आंसर है इसका, एक तो डी वाला और एक बी वाला आंसर, यानी कि बी डी जहाँ पे भी लिखा हुआ है वो आंसर है, मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन दैट इज राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। बट इसको थोड़ा मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, सो इसको भी रहना दो, है ना। बट अगर इसका आंसर है तो NH2 ग्रुप हैज लोअर वैल्यू देन NF2 ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ग्रुप की बात करें अपन, तो NH2 ग्रुप क्या होता है, उसकी लोअर वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देन NF2, एंड CH3 एंड C2H5 ग्रुप्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू। ये सिमिलर वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि CH3 भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट, और C2H5 भी प्लस आई इफेक्ट, मतलब दोनों प्लस आई है, दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही होगी और सेम ही होगी। बट इसको अपन लेटर डिस्कस करेंगे। So these are 8 questions. Okay, this is the ninth question. All right, Rocco electronegativity of an element is Rocco, है ना। So इसने जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी बहुत सारी स्केल्स होती है, मुलिगन स्केल होती है, पाउली स्केल होती है, वैसे ही ऑलरेड रॉको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक स्केल होता है, पैरामीटर होता है मेजर करने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सो ये पूछ रहा है कि इसके बारे में पूछ रहा है, तो फर्स्ट दिया हुआ इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑल रेड रोकाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, याद कर लेना है ना, एटॉमिक साइज पे, देन बॉन्ड पोलरिटी पे डिपेंड करती है, बॉन्ड की कितनी पोलरिटी है उस पर डिपेंड करती है, देन इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ऐड करते हैं, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आयोनिक पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो ये डिपेंड करती है, देखो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज, बॉन्ड पोलरिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें अपन, तो फॉर्मूला क्या है, x means electronegativity equal to E square Z effective by R square। अब E क्या है, इट इज अ चार्ज, Z इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, R क्या है, कोवेलेंट रेडियस, यानी कोवेलेंट रेडियस क्या हुआ, स्क्वायर होगी, मींस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है ये, x और R स्क्वायर की अगर अपन करें तो x इज इक्वल टू, इन सबको अगर कांस्टेंट मान ले फॉर एग्जांपल अपन, तो क्या हो गया 1 आर स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कोवेलेंट रेडियस, आर जो है कोवेलेंट रेडियस है। सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं लग रहा, ऊपर ही है। सो दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ए राइट हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस नहीं, ये नीचे आ रही है और स्क्वायर में आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, यस एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर पे कोवेलेंट रेडियस की, तो सी इज द राइट ऑप्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करनी है, सो दैट्स व्हाई ये भी गलत ऑप्शन। सो दैट्स व्हाई ए एंड सी आर द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 is the right option. Now this is a very simple question. The correct order of the size of sulfur S2 minus, S2 plus एंड S4 प्लस। तो आपको पता है कि साइज सबसे ज्यादा किसकी होती है, नेगेटिव आयन की, नेगेटिव आयन की सबसे ज्यादा, पॉजिटिव आयन की सबसे कम और न्यूट्रल के बीच में। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। सो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन सा है, S2, इसकी सबसे ज्यादा हो गई, देन S2 माइनस, देन किसकी हो गई, ये न्यूट्रल है S, देन कम पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, इसके ऊपर, S2 प्लस, देन S4 प्लस। ये मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है, तो इजीली यू कैन फाइंड। सो सबसे कम हो गई थर्ड ऑप्शन, देखो S2 माइनस S, S2 प्लस एंड S4, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। So question number 11 says the correct order of decreasing electronegativity of the following atom. So just आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड इधर से इधर क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे लेस होती है, कम होती है मेटल। तो सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करोगे मेटेलिक करेक्टर किसका ज्यादा है। सो अगर आप देखोगे तो कैल्शियम का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, मेटल है, एल्केली अर्थ मेटल है, राइट। सो कैल्शियम की सबसे कम हो गई, तो इस ऑप्शन में देखो सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सेकंड ऑप्शन में कैल्शियम की सबसे कम, सो दैट्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। आप ऐसे ओमिट भी, एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो कैल्शियम सबसे मेटेलिक करेक्टर है, दैट्स व्हाई इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, एंड इसी ऑप्शन में कैल्शियम लास्ट में दे रखा है, तो बस आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 says
that identify the pairs which have covalent radii of elements are almost similar. सिमिलर मतलब जैसे लेंथेनाइड के केस में जाएंगे अपन, तो लेंथेनाइड के केस में क्या था कि 3D और 4D की जो रेडियो होती है वो जनरली मैच हो जाती है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन, राइट. सो अगर अपन नियोबियम और टी एन बी और टी है, देन मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, देन लेंथेनम तो यहाँ आ जाता है और लुथेंशियम यहाँ आ जाता है लेंथेनाइड सीरीज में. स्कैंडियम एंड स्कैंडियम यहाँ आ जाता है, इट्रिबियम यहाँ आ जाता है, राइट. तो ऊपर नीचे कौन आ रहा है, केवल नियोबियम एंड टेक्नीशियम एंड मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन. सो दैट्स व्हाई ये दोनों देखो किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ए एंड बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए वाले ऑप्शन में आ रहा है. सो दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. आपको लेंथेनाइड सीरीज याद करनी है. लेंथेनाइड सीरीज याद करने का तरीका क्या, 3D तो आपको याद होगा, 4D सीरीज में देखो मैं बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत, आपको याद रखना है ना इन चीजों को, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा इसको. सो मोहब्बत तुम्हें ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ ले आगे काम आएगा, है ना, पढ़ ले आगे काम आएगा, पढ़ ले आगे काम आएगा. ओके, सीडी. सो टी ये मैं थोड़ा भूल गया हूँ, शायद टी ई है, ये आपको याद रखने का है. तो इससे आपको पता चल जाता है. और सेकंड वाली 3D और ये दिस इज 4D एंड 5D सीरीज का क्या है, लादेन अफगानिस्तान में ताज वाइफ के रिमेम्बर में, ताज वाइफ के रिमेम्बर में ओबामा इराक में, और फिर याद रख लो प्लेटिनम गोल्ड एंड मरकरी. ओके, सो देखो नियोबियम के नीचे टेक्नीशियम आ रहा है, ये आ गया. मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन आ रहा है, ये आ गया. सो दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ए एंड बी वाला. सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स इन लिक्विड अमोनिया इज, सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पोलरिटी पे, कि कौन कितना ज्यादा पोलर है. सो अगर आपको फैजान्स रूल पता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा पोलरिटी उतनी ज्यादा होगी. सो इनमें क्या है, देखो सिल्वर 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 सब में सिल्वर है, यानी कि पॉजिटिव आयन तो कॉमन हो गया, पॉजिटिव आयन क्या हो गया, कॉमन हो गया. बट साथ में क्या तरह का, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड. इनमें साइज का स्टेप क्या होता है, आयोडाइड की साइज सबसे बड़ी, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की एंड देन फ्लोराइड की. तो सबसे ज्यादा जिसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी वो ज्यादा पोलर होगा, वो ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है, आंसर कहाँ आएगा ये वाला. ओके, एजीआई सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, देन एजीबीआर, देन एजीसीएल, देन एजीएफ. 14 क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल फॉलोज द ऑर्डर. अब जिंक कैडमियम एंड मरकरी आ रहा है, ठीक है ना, इसको आप ओके. सो जिंक कैडमियम एंड मरकरी, अगर अपन इसका वो देखें पीरियोडिक टेबल में, तो जिंक, देन कैडमियम, देन मरकरी, एंड अपने को पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है. तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, जिंक का सबसे ज्यादा, देन कैडमियम एंड देन मरकरी. बट होता क्या है कि जो मरकरी होता है इस और जो कैडमियम होता है, इस केस में क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये मरकरी आ जाता है यहाँ पर, Hg
then zinc, and then कैडमियम। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये वाला ऑर्डर बन जाता है। अगर इसका आयनिक पोटेंशियल लें, आप वन पोटेंशियल अगर वोल्टेज चेक करें तो इसका अराउंड 10 पॉइंट आता है, इसका 9 पॉइंट आता है, इसका 8 पॉइंट आता है, राइट। सो इसमें आंसर कौन सा राइट हो गया? सेकंड नंबर का ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड दीज वर 4 क्वेश्चंस। होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। नहीं आए हो तो मेरे को आप बता देना।